बहुत सारे सवाल करूँगा मैं आज आपसे और जानना चाहूँगा और मेरे लिसनर्स के लिए। जी, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ऑफ़िस में मेरा मन उतना लगता नहीं था। तो ये एक बैलेंस कभी भी नहीं था, ये बैलेंस फाइट कभी भी नहीं था। सक्सेस तो हमें सिर्फ शायद ईगो ही देती है। हाँ। फिर ये टीचर्स होते हैं। युद्ध, जंग या लड़ाई, जब भी हम इन बारे में बात करते हैं तो युद्ध कभी भी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होता। जहाँ तक देखा गया है, जब युद्ध होता है दो लोगों के बीच में, तो वो दो परिवारों के बीच में होता है, दो समुदायों के बीच में होता है। और अगर राजनीतिकरण इन चीज़ों का हो तो दो देशों के बीच में होता है। कहने के लिए तो ये माना जाता है कि जब दो देश आपस में युद्ध कर रहे होते तो उन दो देशों की सेनाएं ही युद्ध करती, पर वास्तविकता में उन दोनों देशों में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी नागरिक रहते हैं, वो सभी उस युद्ध से सामना करते हैं, उस युद्ध का, और उस युद्ध से होने वाले फायदे नुकसानों का भी अभिव्यक्त है। उनकी खुद में भी बहुत सारी जीवनी होती है, युद्ध की अपनी ही कहानी होती है, और युद्ध का अंत हमेशा सुखदायी हो आवश्यक नहीं है। पर युद्ध के दौरान वो नागरिक जो सेना के यूनिफॉर्म में नहीं है, पर उनकी भी कई कहानियाँ बनती हैं। उस दरमियान वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं और युद्ध से कितने चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में आते हैं, उनके परिवार में आते हैं और उस पूरे देश में आते हैं। तो आज हम ऐसे ही युद्ध से जुड़ी हुई एक किताब पे बात करेंगे, जिसमें देखेंगे कि लोगों का, वहाँ के नागरिकों का कैसा एक्सपीरियंस रहा। किताब के बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की गाज़ा पट्टी की ये किताब है, जहाँ जो भारत में नहीं दुनिया भर में एक तरीके से एक सेंसिटिव मैटर की तरह रहा है। किस तरीके से कितना उसमें राजनीतिकरण हुआ है और गाज़ा पट्टी किस तरीके से बर्न होती रही है। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियो में किताब आ डे के ऑथर स्वराज भाटिया जी का, और बात करेंगे उनसे हम बहुत डिटेल में इस किताब के बारे में, इजराइल के बारे में, राजनीति के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में, खासकर गाज़ा पट्टी और वहाँ के नागरिकों को लेकर। सो दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा ऑथर, म्यूजिशियन और एक आर्टिस्टिक स्वराज भाटिया जी का। स्वराज, स्वागत है पहले आपका हमारे स्टूडियो में। जी, शुक्रिया। मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि एक ऑथर के तौर के अलावा स्वराज 10 साल की उम्र में बाल कलाकार के तौर पर एक बहुत ही लीडिंग रोल निभा चुके हैं। किताब लिखने के अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग में भी बहुत अच्छा स्किल रखते हैं और साथ साथ एक पैशनेट म्यूजिशियन। कई बार मैंने भी स्वराज आपको ओपन माइक्स में और कई प्लेटफॉर्म्स पे एज अ म्यूजिशियन फॉलो किया हुआ है। सो लिसनर्स, बहुत सारी बातें करेंगे स्वराज भाटिया जी से और जानेंगे उनकी जर्नी इस किताब के बारे में, उनका स्ट्रगल इस सब्जेक्ट के बारे में, और किन चीज़ों ने उन्हें प्रवोक किया कि वो एक इतने सेंसिटिव टॉपिक पे इतना अच्छा उपन्यास लिखे। सो स्वराज, बहुत सारे सवाल करूँगा मैं आज आपसे और जानना चाहूँगा और मेरे लिसनर्स के लिए भी कि किन चीज़ों ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, कि कब आपको ऐसा फील हुआ कि नाउ स्वराज भाटिया को पेन उठा लेना चाहिए और किताब लिखना चाहिए। जी, 2014 की बात है और मैं न्यूज़ देख रहा था और एक छोटा सा बच्चा स्क्रीन पे आता है और वो खड़ा हुआ एक ब्लास्ट किए हुए घर के मलबे पे रो रहा है, अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है। और बच्चों को ये नहीं दिखना चाहिए ज़िंदगी में। वो मोमेंट पे मेरी जो आत्मा थी वो पूरी झकझोर दी उस फोटो ने। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहानियों को नहीं चुनते, कहानियाँ हमें चुनती हैं। और मैंने देखा कि कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा था दुनिया में और ना नॉलेज थे लोगों को। और मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए मुझे इस कहानी को लिखना चाहिए। तो जैसे कि आपने इस किताब को लिखा आ डेज एक उपन्यास के तौर पर, लेकिन आपने इसमें जो मुझे जानकारी मिली है कि आपने इसके लिए बहुत सारा होमवर्क किया, बहुत सारा डेटा कैटर किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट। तो लिसनर्स को बताइए किस प्रकार का होमवर्क आपको इस बुक को लिखने के लिए करना पड़ा था। तो जैसे ही मुझे वक्त मिलता था, मैं पेन और कॉपी रखा हुआ था और इस युद्ध के बारे में पढ़ने लग जाता था और पॉइंट्स बनाने लग जाता था। फिर मुझे लगा इतने में काम नहीं होगा, तो मैंने इंटरनेट के डीप वेब में जाके जो बातें हमें कमर्शियली और न्यूज़ चैनल में, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं पता होती बट सच होती हैं,
ऐसी ऐसी जगहों पे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए मैंने, फ़लस्तीनियों से बात करी, यहूदियों से बात करी और बहुत सारी पेपर कटिंग्स इकट्ठा करी और कोशिश तो करी थी वहाँ जाने की भी, बट कुछ कारणों से मुझे अंदर गाज़ा के अंदर नहीं आने दिया। और मैंने सबसे पहले तो ये कहूँगा कि युद्ध को मैं ना अपने टेक्निकली ट्रू दिखाना चाहता था, तो उसके लिए मैंने स्नाइपर ट्रेनिंग ली, थैंक्स टू द रेवती रेंज BSF। उन्होंने मुझे 1 महीने ट्रेन किया और बताया कि बंदूक कैसे चलती है, टेक्निकलिटी क्या होती है, फिज़िकल एफर्ट कितना देना होता है। और तो वो बंदूक चलाते हुए जब मैंने सीखा तो एक बहुत ज़ोर की ईगो और एक पावर मुझे महसूस हुई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक इंसान के हाथ में बंदूक होती है तो वो अपने आप को खुदा क्यों समझता है। तो वाकई अगर एक पावरफुल टूल अगर इंसान के हाथ में लग जाए तो वो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझने लगता है। जैसा कि आपने अपनी इस किताब में इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में बात की, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि ये युद्ध इस सदी का सबसे सेंसेशनल युद्ध रहा है। जी हाँ। और खासकर जो आपकी पूरी बुक है वो गाज़ा पट्टी पे वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के नागरिकों पे जिस प्रकार की तकलीफ़ों का सामना उन्होंने किया उस पर बहुत इंसाइट किया। तो ज्योग्राफिकली ये बात की जाती है तो गाज़ा तो एक बहुत ही डेंस एरिया है, राइट? तो 3rd मोस्ट डेंस एरिया माना जाता है पॉपुलेशन में। 51 किलोमीटर के एरिया में लाखों, दसों लाखों से ऊपर लोग ठूस के रह रहे हैं एक तरह से। जैसे इस इंटरव्यू से पहले भी अपनी बातचीत हो रही थी आपकी मेरे से, तो आपने मुझे बताया कि इजराइल एक पावरफुल देशों में से एक है, खासकर वेपन्स में और वॉर में। तो ये एक बैलेंस कभी भी नहीं था, ये एक बैलेंस फाइट कभी भी नहीं था। जी बिल्कुल नहीं। और जिस तरह का युद्ध ये हो रहा है हमेशा इतने सालों से, इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें एक बेलिजरेंट सब बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होता है, दूसरा बेलिजरेंट गुरिल्ला लेवल पे होता है। जैसे बस उनके पास कुछ बेसिक वेपन्स होते हैं जो ब्लैक मार्केट में से परचेज किए होते हैं। तो इतना सारा रिसर्च जैसा कि आपने देखा कि एसिमेट्रिक किस तरीके से युद्ध होते हैं, एक पावरफुल देश इजराइल और एक बहुत ही अंडर प्रिविलेज कंट्री गाज़ा पट्टी, खासकर जो दो देशों के बीच की बॉर्डर के तौर पर काम आती है, और वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से एक्सपीरियंस, आपने जब लोगों के इंटरव्यूज लिए तो आपने बहुत सारे फिलिस्तीनियों से भी बात की, इजराइल के लोगों से भी बात की, तो उनका एक्सपीरियंस या उन्होंने किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर? देखिए, कोई भी युद्ध है ना, दिखाया केवल पॉलिटिकल एंगल से जाता है, पर वो उससे शुरू होता है, ख़त्म इंसानों पे ही होता है। हम बंदूकें चलने के बाद जो शांति बचती है वो बहुत खौफनाक होती है, और उसका जो दर्द बयां करा लोगों ने, उसी को मैंने एक नाटकीय रूपांतरण देते हुए समझाया। तो देखा है अपने दोस्तों की सच्चाई को भी एक नाटकीय रूपांतरण देना ज़रूरी है ताकि पढ़ने वालों का इंटरेस्ट बना रहे। अब आपने 2014 की बात की कि आपने 2014 में न्यूज़ में ये चीज़ें देखी और उन्होंने आपको प्रोवोक किया। कितना समय लगा आपको इसे एक उपन्यास का शेप देने के लिए? जी, 1 साल की रिसर्च टोटल, और एक्सटेंसिव टोटल सिर्फ और सिर्फ रिसर्च 1 साल लगा, और उसके बाद 2 साल लिखने में लगे और एडिटिंग में, उसके बाद 2 और साल इसे पब्लिश कराने के लिए। तो इस सेंसिटिव नॉवेल के लिए आपको लगभग 5 साल लग गए। हाँ जी। 1 साल रिसर्च का, 2 साल आपके होमवर्क का, और उसके बाद 2 साल इसको पब्लिश कराने का। तो कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए इसको पब्लिश कराने के लिए? जी हाँ, नए राइटर पे कोई कैसे भरोसा करेगा, और बट हाँ, जब तक मैंने कहानी लिखी और इसको पूरा शेप दिया तो इतनी अच्छी हो चुकी थी कि ला लगे कि किसी की पहले की था, और लोगों ने उस तरीके से रिसीव किया है और उतना ही प्यार से पढ़ा है। मैंने देखा है कि लोगों ने एक दिन में भी ये बुक कंप्लीट कर ली है पढ़ के, तो आई थिंक मेरे लिए वर्थ रहा है इतना फाइट करना। तो लिसनर्स, जैसा कि आपने देखा और सुना स्वराज से कि 5 साल इस किताब को उन्होंने डेडिकेटली दिए, और आपने इस बुक के लिए अपने प्रोफेशन को भी छोड़ा था। जी जी। और एक किताब को कंप्लीट करने के लिए 5 साल की अवधि लगी। जैसे कहा जाता है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है।
तो वाकई जब आपकी किताब एक मोस्ट सक्सेसफुल किताबों में से एक है, जी और जिस तरीके से आपकी किताब अभी ट्रेंडिंग रही है, मैंने तो कई फेस्ट में भी और कई जगहों पे आपकी बुक के प्रमोशंस को देखा है, हाँ जी। और बहुत सारी एक्टिविटीज में देखा है आपकी बुक को। पहले आपने ये किताब इंग्लिश लैंग्वेज में, जी और एक समय के बाद फिर आपने इसको बायलिंगुअल किया। हाँ जी। तो इंग्लिश से हिंदी में जाने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन, और क्या इंग्लिश से हिंदी भी आपने खुद ही की थी? जी, मुझे ना इंग्लिश के रीडर्स कम मिल रहे थे, टू बी ऑनेस्ट कहा जाए तो इंडिया में, और काफ़ी लोगों ने आगे कहा कि काश ये बुक हिंदी में होती, और मुझे और मेरे पिताजी दोनों को कहा। तो कोविड का वक्त था, पर्पस की डिमांड थी मन में कि कुछ और पर्पस होना चाहिए साथ में। जी। समय खाली हो तो खराब लगता है। फिर मैंने और मेरे फादर ने डिसीजन लिया कि इसे ट्रांसलेट किया चाहिए, और हमने फिर बहुत अच्छे से, बहुत शांति से, बहुत पेशेंस से, और इसका भावार्थ ना मरे, भाषा का, भले भाषा कभी भी है ना, कोई भी बात कहने में आड़े नहीं आनी चाहिए, तो उसकी आत्मा को, क्योंकि हम खुद हिंदी भाषी हैं तो हम उसका पूरा आत्मा को जो इंग्लिश में लिखी थी उसे हिंदी में भी उतार पाए। तो आपके पिताजी ने इस के ट्रांसलेशन में आपकी बहुत मदद की है, मतलब आधे से ज़्यादा काम उन्हीं ने किया है। वो हिंदी में काफ़ी पारंगत थे, काफ़ी पुरस्कार भी जीते उन्होंने ऑफिस में अपने। हाँ, तो देखिए दोस्तों, परिवार से अगर सपोर्ट मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। सही आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और आपने इस बुक को बायलिंगुअल कर लिया। हाँ जी। अब दोनों प्रकार के रीडर्स के लिए अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में। हाँ जी। थोड़ा और इंसाइट बताइए स्वराज, खासकर उन लिसनर्स के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जो खुद भी लिखना चाहते हैं या लिखने का शौक रखते हैं, लेकिन एक नए ऑथर के तौर पे, एक नए राइटर के तौर पे कैसी होती है जर्नी, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए? जी, बातें तो बहुत कही गई हैं इस दुनिया में, पर आपने नहीं कही है, आपके अपने तरीके से नहीं कही गई है। इसलिए मैं हर नए राइटर को यही बोलूँगा कि ट्राई टू बी ओरिजिनल, लर्न फ्रॉम योर हीरोज। अपने जो भी मेंटर्स हैं, जिनको भी पढ़ना आप पसंद करते हैं, उनसे सीखिए, पर अपना एक खुद का स्टाइल क्रिएट कीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वही आपकी वॉइस बनती है और वही आपको अगली किताब लिखने में बहुत सबसे हेल्प करेगा। और टेक्निकली आपको होमवर्क बहुत करना पड़ता है, आपको हर एंगल से सोचना पड़ता है कि अगर ये बात कही तो इसके क्या पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, कि बात कहाँ से कहाँ जाएगी, या एक किरदार कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो वो किस किस सिचुएशन से गुजर सकता है, और प्रैक्टिकल क्या है, इम्प्रैक्टिकल क्या है। और ये भी देखना होता है कि आगे जाके कहीं किताब अटक ना जाएगी। कहानी को हमेशा ऐसे करना चाहिए कि वो फ्लो बना रहे, जो बहते, जैसे बहती नदियाँ खूबसूरत और पाक साफ होती है, वैसे एक बहती कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग और रीडेबल होती है मेरे हिसाब से। जैसा कहा जाता है कि कहानी इतनी रोचक होनी चाहिए कि उसका नाट्य रूपांतर मनुष्य के मन में चलने लगे। हाँ जी। ताकि वो किताब की कहानी में इन्वॉल्व है जी। लेकिन जो नए ऑथर्स होते हैं, जैसा आपने कहा, और यू बीइंग एज एन ऑथर, आपने बताया कि आपने 1 साल तो सिर्फ रिसर्च में दिया, यानी आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ा होगा। जी। और इससे पहले भी हमारे चैनल पे कई ऑथर्स ने इस चीज को बड़ा इंसाइट दिया है कि एक अच्छे राइटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो बहुत ज्यादा पढ़े। आप इसको कितना समर्थन देते हैं? जी, मेरा पूरा समर्थन है। बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते। और काफ़ी सारे ऑथर्स ने ये भी कहा है कि बड़े जो बन चुके हैं आज तक और अमर रहेंगे, कि 1000 किताबें पढ़ लीजिए, आप अपने आप 200 पन्ने आराम से लिख पाएंगे। 1000 किताबें पढ़ लीजिए, आप अपने आप 200 पन्ने के ऑथर तो बन ही जाएंगे। लेकिन आप में अपनी ओरिजिनलिटी की आपने बात की कि हम इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन एक लेखक, एक ऑथर की सबसे बड़ी चीज होती है उसके पास फ्रीडम ऑफ थॉट होता है, और वो अपने थॉट्स को लिखना चाहता है। तो उन थॉट्स को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए? जैसे आपने तो बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक लिया है, तो कई बार आपके थॉट्स तो कहीं और आगे जाना चाहते होंगे, पर आपने उसको लिमिटेड किया होगा ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, या आपने फ्री हैंड अपने थॉट्स को इलैबोरेट किया? जी, मैंने कोशिश ये पूरी करी है कि हर पन्ने पे जितना ज़्यादा सच हो सके वो लिखूं, और जो रिसर्च रही, जो बातें रही मेरी, उनसे मिलना और उनका दर्द समझना, उस हिसाब से मैंने बिल्कुल भी कुछ भी काट पीट नहीं करी है।
हाँ, ग्राफिकली मैं कहूँगा कि जो मैंने विजुअल एक्शन सीन्स लिखे हैं उसमें मैंने कुछ चीज़ें जो होती थी उससे कम करी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा रीडर इतना डिस्टर्ब हो जाए कि वो आगे ना पढ़े। जी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ा था। पर जितनी सोल हो सकती है, और वो मतलब आई थिंक आई हैव डन अ राइट थिंग टू कीप इट लाइक एज ट्रू एंड एज रॉ एज पॉसिबल। हाँ, तो आपने इस किताब के सब्जेक्ट को जस्टिफाई किया, जी। लेकिन सर्टेन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए। लिमिटेशंस सिर्फ ये है कि रीडर को कोई भी रीडर हो उसे पढ़ने में जागरूकता रहनी चाहिए कि हाँ मैं अगला पन्ना पलटूं, अगला पन्ना वो तो डेफिनेटली इंटरेस्ट तो बना रहना चाहिए। हाँ, बस वही मेरी लिमिटेशन रही है कि मुझे कहानी को किस तरीके से लिखना है कि ये इंटरेस्ट बना रहे। बाकी कोई चीज़ में मैंने कमी नहीं छोड़ी या कोई हाथ पीछे नहीं खींचा। तो इस किताब के बाद अब ऑथर स्वराज भाटिया नेक्स्ट क्या ला रहे हैं? जी, अभी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक शॉर्ट स्टोरी और पोएट्री कलेक्शन का मिक्स है। मैंने 10 साल में 10 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, और उसमें मैं चाहता था कि मैं हर तरीके की कहानी को बहुत अच्छे से लिख पाऊँ। तो ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो मतलब जैसे कभी कॉमेडी लिखना है तो लोगों को लगता है वो कॉमेडी इजी होती है, बट सबसे मुश्किल मुझे कॉमेडी ही लिखना लगा। और कभी मैं क्राइम जॉनर भी लिखना पसंद कर रहा था, तो मैंने क्राइम जॉनर में भी शॉर्ट स्टोरीज लिखी। फैंटेसी साइंस फिक्शन जॉनर में भी लिखना चाहता था, तो वैसे भी मैंने द स्पेस कॉन्सर्ट करके स्टोरी लिखी, जिसमें अंतरिक्ष में एक कॉन्सर्ट हो रहा है, एक स्टेडियम जैसी स्पेसशिप है और वहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज के लोग आए हुए हैं, और एक टिमोथी सीजर करके एक फिक्शनल रॉक स्टार है, वो अपना शो दे रहा है, और कैसे वो चीज़ मतलब सामने कुछ और है पीछे कुछ और है, वैसे करके ट्विस्ट एंडिंग। जैसे आपने बात करी फ्रिक्शंस की, तो मेरा सवाल होगा अगला कि फ्रिक्शन नॉवेल्स में या फ्रिक्शन स्टोरीज में तो ऑथर एकदम फ्री होता है अपने थॉट्स को लेकर, क्योंकि वो फ्रिक्शन है। लेकिन जैसे आपकी किताब है वार जोन, या कई ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज पे होती है किताबें, या रियल स्टोरीज होती है, जैसे आपने भी जो शॉर्ट स्टोरीज की बात की, तो जाहिर सी बात है वो शॉर्ट स्टोरीज का आइडिया या प्लॉट आपको आपके आसपास ही मिला होगा। जी, मैं यही कह सकता हूँ कि मैं ध्यान करता हूँ तब ये चीज़ें एकदम से आ जाती हैं मन में कि हाँ इस पे लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे सपने बहुत याद रहते हैं मेरे, तो सपनों में भी मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और वो उसको उकेरा है मैंने कहानियों में। इस बुक का 20वां चैप्टर मैंने पूरा सपने में लिखा था। तो इस किताब में भी आपने सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित किया है। जी। तो सपनों पे तो किसी का कोई रोक नहीं होता। जाहिर सी बात है जब सपने किताबों के साथ आ जाए या सपनों को हम लिखें तो वो एक कहानी का शेप ले ले। एक नए ऑथर के तौर पे आपने अपने स्वतंत्र विचारों को किताब में उकेरा। पब्लिकेशंस में आपको किस प्रकार के चैलेंजेस आए? पब्लिकेशन में सेंसिटिव टॉपिक पे काफ़ी सारे लोग रिस्क नहीं लेते हैं जब एक नया ऑथर हो तो, और हमें एक ऐसा पब्लिशर ढूंढना चाहिए जो हम सिर्फ धंधे के लिए नहीं बैठा हो और हमारी क्वेस्ट में बिलीव कर रहा हो, हमारी फाइट में बिलीव कर रहा हो, हमारे एक्सप्रेशन में बिलीव कर रहा हो। तो नोशन प्रेस में मुझे काफ़ी मशक्क़त करने के बाद और काफ़ी समय रिजेक्शंस के बाद, विच वाज अ गुड थिंग, क्योंकि रिजेक्शंस और फेलियर से जो सीखने मिला वही मुझे एक अच्छा और सक्सेसफुल ऑथर बना पाया। जी, ये तो जाहिर सी बात है, हमेशा से सुनने में आता है कि फेलियर्स हमें सबसे ज़्यादा सिखाती हैं, सक्सेस तो हमें सिर्फ शायद ईगो ही देती है। हाँ, फेलियर्स टीच अस सो मेनी थिंग्स। तो ये जो चैलेंज आपका रहा लिसनर्स, आप जान सकते हैं, सुन सकते हैं कि एक नए ऑथर के तौर पर इन चैलेंजेस की तैयारी हमेशा करनी होती है। बट जैसे आपने कहा कि जो प्रोफेशनल पब्लिकेशन हाउस होते हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस होती है, लेकिन जो अपकमिंग पब्लिकेशन हाउस होते हैं क्या वो इजीली नए ऑथर्स को एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, अगर आपने कहानी में कुछ सच लिखा है कि जो पढ़ने लायक बात है, अगर आपने सच में अपनी मेहनत करी है, सच में दिल लगा है, सच में काम किया है, मेहनत करी है, तो बिल्कुल हाँ, नए तो क्या पुराने पब्लिशर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं।
तो सुना लिसनर्स आपने, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे लेखक स्वराज भाटिया जी का। बहुत सारी बातें करेंगे इनसे अगले एपिसोड में और इस किताब के बारे में जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल कहानियों पे फिर से स्वागत करेंगे और ऑथर्स का और डिस्कस करेंगे इसके बारे में इन डिटेल्स में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और स्टे ट्यून विद आवर चैनल कहानी।